गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट, उसमें आज हम पार्ट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब पार्ट 8 में हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो के नेट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पिछले 7 वीडियो यानी पिछले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कहने का मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनने की। अगर ये पता चल गया तो हम ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। पहले ये जानेंगे कि अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनने की। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम के सहारे आपको समझना है। कहने का मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं M1 और M2 एक दर्पण है, गोली दर्पण है, इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका उभरा हुआ जो तल है वो पेंटेड है। उभरा हुआ तल पेंटेड होने के कारण परावर्तन जो होगा वो दबे हुए तल से होगा, इसलिए अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो पहली कंडीशन बनती है यानी कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर ले जाकर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं। इसमें जो है पहला कंडीशन ये है कि किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए। अनंत का मतलब बहुत दूर। ये जो गैप, यहाँ पे जो गैप है ना, ये गैप ये प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु को अनंत पे रखा गया है। ठीक है। तो पहला कंडीशन पता चला। पहली शर्त क्या है यानी कि पहली स्थिति क्या है, तो पहली स्थिति है कि यदि किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए। दूसरी स्थिति क्या आती है? दूसरी स्थिति ये आती है कि अब वस्तु को अनंत पे न रख के मुख्य अक्ष पर रखते हैं, मतलब अनंत के आगे यानी कि मुख्य अक्ष पर रखेंगे। दूसरी स्थिति बनेगी कि यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष है। ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरी स्थिति जानेंगे कि अब मुख्य अक्ष पर न रखे हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र, यानी कि तीसरी स्थिति जो बनेगी वो वक्रता केंद्र पर बनेगी। कहने का मतलब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथी स्थिति होती है डियर स्टूडेंट्स की वस्तु को वक्रता केंद्र पे न रख के उसके आगे रखे, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रख दे। तो चौथी स्थिति बनती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है। अब पांचवी स्थिति क्या बनेगी, तो पांचवी स्थिति यह बनेगी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच न रखें, हम डायरेक्ट फोकस पे रखें। यानी कि पांचवी स्थिति बनती है कि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अगर और आगे जाएंगे तो किसी वस्तु को फोकस पे न रखे उसके आगे रखें। फोकस के आगे कहने का मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, मतलब फोकस तथा ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप देखिए कुल मिला के कितनी स्थितियां हुई, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अवतल दर्पण में कुल मिला के 6 स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनने की। अब सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली स्थिति ये कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु को अनंत पे रखा गया, ये वस्तु O डैश है, इसको अनंत पे रखा गया। ये जो गैप है ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु को अनंत पे रखा गया है। अगर आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो आपको पता है कि अनंत का मतलब बहुत दूर होता है। अब उतनी दूर तो कोई जा नहीं सकता। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है
यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फिर एक और अगर प्रकाश किरण को एक और प्रकाश की किरण को अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी फोकस से ही होकर जाता है ऐसे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको इरेज किया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आएगा तो यही। देखिए क्या होगा, अगर एक और प्रकाश किरण को आप यहाँ से भेजिए, यहाँ से नीचे की ओर से अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, जहां से अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये दर्पण से टकराएगा, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये भी कहां से होकर जाएगा, तो ये भी फोकस से ही होकर जाएगा ऐसे। अगर आप एक और प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये भी दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगा। तो यानी इससे ये पता चला कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली समस्त प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस पे काट रही है एक दूसरे को, और जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण बनेगा, यानी कि वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। अब बात यह है कि सर एक प्रकाश किरण को मुख्य वक्रता केंद्र से भी तो होकर जाना चाहिए, जरूरी नहीं होता कि दोनों प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही होकर जाए, लेकिन होकर जानी चाहिए। ठीक है, आइए अगर मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्रकाश किरण को आप वक्रता केंद्र से भेजेंगे, अगर मैंने ये भेजा डॉटेड लाइन से, तो क्या होता है, तो आप देखेंगे ये प्रकाश किरण को मैंने वक्रता केंद्र से भेजा, तो ये परावर्तन के पश्चात देखिए मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ऐसे गई, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आई। हमको देखने को ये मिला कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं। ठीक, यहाँ पर काट रही हैं। अगर इसी प्रकाश किरण को मैं इधर से भेजूं वक्रता केंद्र से, इधर से अगर मैं भेजता हूं तो ये भी क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस आएगा। तो ये भी कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और ये वाली लाइन को यहाँ भी और ये वाली लाइन को, दोनों लाइन को अगर हम ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये दोनों क्या होता है कि फोकस तल पर ही आके मिलती है, यानी कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो फोकस तल पर होगा। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण बिंदु के आकार का हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। तो इससे यह पता चलता है किसी वस्तु को अगर आप अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसकी जो पहली कंडीशन होती है कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, दूसरी स्थिति प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो दूसरी स्थिति प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु के आकार का। देखिए बहुत छोटा कहने का मतलब बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बिंदु का आकार का बन रहा है। बिंदु के आकार का बनने के कारण इसमें उल्टा या सीधा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तव में बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पे रखा जाए। आते हैं दूसरी स्थिति बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपकी दूसरी स्थिति है, यानी कि यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए। अगर आप मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु को रखेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ रखता हूँ, ये मुख्य अक्ष है ना, तो मैं ये रख दिया, मुख्य अक्ष पे रखा, नाम दे दिया ओ डैश, मैंने वस्तु को मुख्य अक्ष पे रखा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु ए पर टकराने के पश्चात, यानी कि दर्पण के बिंदु ए पर टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात आप कह सकते हैं कि फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, ये फोकस से होकर जाती है, ऐसे फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तथा दूसरी प्रकाश किरण को जिसको आप वक्रता केंद्र से भेजते हैं, ये इधर से वक्रता केंद्र से जो भेजते हैं, दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो ये परावर्तन के पश्चात, अभी ये प्रकाश किरण कहां से गई, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर आई, फोकस से होकर आई। और दूसरी प्रकाश किरण जो
वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये दर्पण के बिंदु बी पर टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये इसका नियम होता है। अब जब उसी माध्यम में वापस लौट गई तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं और जहां काटेंगे वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का नाम आई डैश प्रतिबिंब बना। अब चर्चा ये होता है कि नंबर 1 प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में, ठीक है। और दूसरी स्थिति आती है प्रतिबिंब कैसा बना? तो प्रतिबिंब बना उल्टा। कैसा बना? उल्टा और वास्तविक। उल्टा बना लेकिन कैसा बना? वास्तविक बना, ठीक। वास्तव बना तो वास्तविक होगा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो आप लिखेंगे वस्तु से छोटा है। देखिए देखने से ही पता चल रहा है वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है? तो वस्तु से छोटा है। इसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा। प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, ये सब के बारे में डिटेल जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब तीसरी स्थिति आती है स्टूडेंट्स कि किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र में यानी कि मुख्य अक्ष पे रखे थे, अब मुख्य अक्ष पे न रख के उसके आगे यानी कि वक्रता केंद्र पे रखते हैं। तीसरी स्थिति आती है यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अब क्या होगा ये देखते हैं। अगर किसी वस्तु को आप वक्रता केंद्र यानी कि ये है वक्रता केंद्र, तो आप यहाँ रखिए किसी वस्तु को, ये वस्तु है ओ डैश। कहाँ रखा गया? वक्रता केंद्र सी पर रखा गया। तो वक्रता केंद्र सी पर रखे जाने के कारण आपको पता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस इधर रहती है, इधर से होकर जाएगी ऐसे, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये बिंदु ए पर टकराई, दर्पण की बिंदु ए पर टकराई और टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई। अगर इसी प्रकाश की किरण को मैं फोकस से भेजता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखा है तो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणों को भेजना इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को फोकस से भेजेंगे। तो अगर हम प्रकाश किरण को फोकस से भेजते हैं तो हमको क्या मिलता है पता है? तो आपको पता है मैंने बताया था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर आती है? तो ये दर्पण के टकराने के पश्चात, ये लाइन आप सीधा कर दीजिएगा, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी है। लाइन स्केल से आप ड्रा करेंगे तो लाइन सीधी होगी, ठीक। मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ इसलिए लाइन टेढ़ी हो जा रही है। देखिए, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए, जब समांतर हो गई तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। तो जहां काटेंगे वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब यहाँ बना। अब इसको ऐसे मिलाएंगे, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब आई डैश। प्रतिबिंब कैसा है? तो आप बताएंगे प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा है। और आप ये देख रहे हैं वास्तव में बना है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक। अब ये देखना है कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा। तो देखिए दोनों जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के आकार का ही बना है। तो आप कहेंगे कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा, ठीक। ये तीसरी स्थिति हो गई। अब चौथी स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। चौथी स्थिति ये है स्टूडेंट कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा जाए। कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा जाए। देखिए, ये वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस एफ है। इसके बीच अगर हम मानो हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ रखते हैं? ये इसके बीच रखे, नाम दे दिया ओ डैश। तो रूल क्या है? रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण
दर्पण की बिंदु E पर टकराएगी, कहीं भी टकराएगी, नाम दे देंगे बिंदु ए। बिंदु ए पर टकराने के पश्चात, बिंदु ए पर टकराने के पश्चात आपको पता होना चाहिए कहां से होकर आती है, तो फोकस से होकर आती है ऐसे, ठीक, फोकस से होकर आती है। अब अगर दूसरी प्रकाश किरण को अगर आप फोकस से भेजेंगे, देखिए फोकस से अगर आप भेजेंगे दूसरी प्रकाश किरण को, तो ये क्या होगा कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो आपसे इसको मिला क्या, आपको ये मिला कि मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और मुख्य अक्ष के जब समांतर हो गई ये प्रकाश किरण तो एक दूसरे को यहाँ पर काटी ना, तो यहाँ पर जब काटेंगी तो देखिए जो मुख्य अक्ष है, अगर मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये आगे और जा सकता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ऐसे ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना, इसको मिटा देते हैं। तो क्या हुआ कि ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, आई डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये इसका रूल है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है तो बड़ा बनेगा, ठीक है। अब पांचवी स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए। अगर आप वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। तो यदि वस्तु को आप फोकस पर रखते हैं, ये फोकस है आपका, ये आपका फोकस है, ठीक है। यदि वस्तु को आप फोकस पर रखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने वस्तु का नाम दिया, वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश वस्तु का नाम हो गया। अब ये वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात बिंदु ए पर टकराएगी, टकराने के पश्चात कहाँ से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी ऐसे। तो ये फोकस से होकर गई, ठीक। तथा दूसरी प्रकाश किरण जिसको हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, देखिए ध्यान से, दूसरी प्रकाश किरण जिसको हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, देखिए अगर वक्रता केंद्र से ऐसे भेजेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ दर्पण पे टकराएगा, और दर्पण पे टकराने के पश्चात ये ऐसे गया, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये वापस लौटेगी, तो ऐसे वापस लौटेगी। अब देखिए आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे ना, इसको भी अगर ऐसे बढ़ाएंगे ना, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को कहीं काट रही है क्या, कहीं नहीं काट रही है। अगर ये कहीं नहीं काट रही तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है ये अनंत पर, यानी कि अनंत पर बहुत दूर कहीं जाकर एक दूसरे को काट दे। तो अनंत पर काटेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो एक चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, क्या ध्यान में रखना है कि यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए, यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। अब जो पांचवी स्थिति मतलब पांचवी स्थिति हो गई। अब छठवीं स्थिति क्या आती है कि यदि वस्तु को अभी तो फोकस पे रखा था, लेकिन अब छठवीं स्थिति में क्या होगा कि यदि वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाए, तो छठवीं स्थिति के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो आइए हम पांचवी स्थिति को इरेज करते हैं। तो पांचवी स्थिति को मैंने इरेज किया, ठीक। पांचवी स्थिति को इरेज किया। अब छठवीं स्थिति पे आते हैं। छठवीं स्थिति यह है कि यदि वस्तु को फोकस F तथा ध्रुव P के बीच रखा जाए, बीच रखा
देखिए अगर किसी वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक दर्पण लेना है। दर्पण का हम नाम देते हैं ये दर्पण M1 M2 दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसलिए उभरा हुआ जो तल होगा वो कलाईकृत होगा यानी कि पेंटेड होगा। और ये इसका मध्य बिंदु होगा P और इसका वक्रता केंद्र होगा ये C। तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष होगा, मैं इसको आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, ये आपका मुख्य अक्ष होगा, ठीक। अब इसका फोकस यहाँ होगा, F यहाँ होगा फोकस। अब देखना ये है कि जो वस्तु है, वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है। तो यदि वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच यानी कि P के बीच रखा जाए तो इसके बीच में हम वस्तु को रखेंगे ऐसे। ये है, ये वस्तु का नाम देते हैं O डैश आपका वस्तु हो गया। तो आपको पता होना चाहिए इसमें दो कंडीशन बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहली जो कंडीशन बनेगी है कि अगर ये जो प्रकाश किरण है इसको मैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है ऐसे, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी प्रकाश किरण जिसको हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, इधर देखिए ये वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो ये टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। अब देखिए क्या होता है कि अगर इन दोनों लाइन को देखिए, अगर इन्हीं दोनों लाइन को मैं डॉटेड लाइन से ड्रा करूँ आगे की ओर ऐसे, इसको भी अगर मैं आगे की ओर डॉटेड लाइन से ले जाके ड्रा करूँ तो ये दोनों एक दूसरे को वहां पे काट रहे हैं, दर्पण के पीछे काट रहे हैं। और दर्पण के पीछे कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ऐसे। प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो प्रतिबिंब का नाम क्या है, प्रतिबिंब का नाम होगा आई डैश प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बना आइए देखते हैं। यदि किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि आभास मैंने किया, डॉटेड लाइन से ड्रा करने का मतलब मैंने आभास किया। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो अगर ये इसका फोकस होगा तो निश्चित रूप से दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब। कैसा बना, आभासी बना, वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना, ठीक है। यही एक कंडीशन ऐसा होता है अवतल दर्पण में कि यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनने के कारण आभासी माना जाता है, यानी प्रतिबिंब आभासी होता है। सिर्फ यही एक कंडीशन होता है। आज से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा कि यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अवतल दर्पण बनने के नियम। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिसके द्वारा आप याद करने में आपको सरल होगा। देखिए, अगर वस्तु को इसको आप 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ये 4 है, ये 5, ये 6 है। इसमें आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है कि उल्टा करिएगा। उल्टा आप इसको 1 मानिएगा, इसको आप क्या करिएगा 1 मानिएगा, इसको 1 मानिएगा और इसको आप 2 मानिएगा, इसको आप 3 मानिएगा, इसको आप 4 मानिएगा, इसको आप 5 मानिएगा और 6 यहाँ मान लीजिएगा, दर्पण के पीछे 6 होगा, ठीक है। अब मिलाना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 1 को 1 के साथ मिला दीजिए। 1 को 1 के साथ मिलाएंगे तो इसका जो 1 मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, यानी कि वस्तु को अगर अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। 1 कहाँ है तो फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब ये वाले 2 को इस साइड वाले 2 को 2 से मिलाएंगे, यानी कि यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। 2 कहाँ है तो 2 वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। अब 3 को 3 के साथ मिलाइए। अगर 3 को 3 के साथ मिलाएंगे तो हमको ये मिलेगा कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है।
अब 4 को 4 के साथ मिलाइए, 4 ये है और इधर का 4 किधर है, इधर का 4 इधर है, ये है 4। तो 4 को 4 के साथ मिलाएंगे तो यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष पर। 4 कहाँ है, मुख्य अक्ष पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष पर। अब 5 को अगर 5 के साथ मिलाएंगे तो 5 यहाँ आता है, यानी कि यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, पांचवी स्थिति क्या है, फोकस पर। तो यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। पांचवी स्थिति यहाँ पे अनंत पे आती है, ठीक है। और छठवीं 6 को 6 के साथ मिलाएंगे, यदि छठवीं स्थिति क्या है कि यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, यदि छठवीं ये है, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। ये देखिए छठवीं स्थिति यहाँ तो दर्पण के पीछे। ये लॉजिक आप लगाइएगा, ये ट्रिक लगाइएगा, माइंड में याद कर लीजिएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। और बनाना कैसे है, इसके द्वारा बनाना है, मैंने आपको बता दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आप हमको एनर्जी देते रहिए, एनर्जी का मतलब आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वही हमारे अंदर ऊर्जा भरेगी, और हमारे अंदर ऊर्जा भरेगी तो हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देंगे, यानी कि आपका सही मार्गदर्शन, एक अच्छा बोर्ड एग्जाम में अच्छा रैंक आए, अच्छा नंबर आए, इसकी हम आप कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।